ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਸਿੰਗਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਸ ਨਿਊਟਰਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ पता ਸਾਨੂੰ बट बिना किसी टाइम वेस्ट कर दिया लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो राम राम सभी लोगों को वेलकम बैक टू अनदर मेन चैनल वीडियो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मेन चैनल वीडियो क्योंकि आज का हमारा टाइटल है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 वैसे ना इन्हों देख के एक गल याद आती है एलविश भाई वाली वीडियो है ना वो बेचारे दी भी ऐसे ऐसी करती हरियाणा में बीजेपी ने कमाल कर दिया ऐसा कमाल जो पहले कभी भी नहीं हुआ था ऐसा कमाल जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी ऐसा कमाल जिसे देख के कांग्रेस वाले एकदम शॉक्ड रह गए राजनीति को जानने वाले लोग एक बारी को कह रहे थे कि भाई इस बारी हरियाणा में पक्का कांग्रेस चुनाव जीतेगी लेकिन रिजल्ट आया तो सबके सब हैरान रह गए गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे कैसे पासा पलट गया जिस बीजेपी को लोग कह रहे थे कि हरियाणा में हार जाएगी वो आखिर जीत कैसे गई हरियाणा ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने बीजेपी को हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दिला दी तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो एंड तक देखना मैं बस इतने कहना चाहूंगा हरियाणा ने कोई मतलब कि स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई होगी ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਐਚ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ स्ट्रैटेजी अपनाई होएगी ना एट द एंड या फिर ईवीएम नु हैक कर लेगा जश्न मना रहे हैं मिठाइयां बांट रहे हैं खुशियां मना रहे हैं गाइस देखो जश्न तो मनता है क्योंकि हरियाणा के 58 साल के इतिहास में बीजेपी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है मैं आपको बता दूं सन 1967 में जब हरियाणा राज्य बना था ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई हो यानी भाई अभी हैट्रिक हुई थी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हरियाणा में कोई भी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीता था लेकिन बीजेपी ने कमाल करके दिखा दिया और इस जानदार शानदार जबरदस्त जीत के हीरो बन के सामने आए हैं हमारे हरियाणा के सीएम साहब नयाब सिंह सैनी जैसे ही मालूम पड़ा कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई है नयाब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी समेत तमाम दिग्गज बधाइयां देने लगे आपको यहां मैं बता देता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा का पहला चुनाव था भले ही लोकसभा में बीजेपी के 240 सीट आई लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने बता दिया कि मोदी जी की नीतियों में तो क्लासिक होटल है ना उधर सॉरी गाइस काम करता था इसमें नागरदास रोड में आते आते भी मैं आज बीजेपी की प्लानिंग में बहुत दम है हरियाणा की ये जीत ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इसलिए तो बस यार मतलब मैं देख रहा बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं ना ऐतिहासिक है भैया ठीक है दो पार्टीज लड़ रही है एक जीतेगी है ना ऐसे है नहीं कि दोनों तो टाई हो गया फिर सुपर ओवर हो रहा है 6 बॉला करा मतलब यार ऑब्वियस जी गल है दो पार्टी लड़ रही है एक तो जीतेगी ना तो ऐतिहासिक जीत ठीक है यार सपोर्टर बहुत बड़ा सपोर्टर है चुनाव में सिर्फ 4 सीट हासिल कर पाई उसने जीत की हैट्रिक लगा के हरियाणा में सारे चुनावी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं विधानसभा की 90 सीट वाले हरियाणा में 2009 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली थी बिल्कुल सही सुना भाई तुम लोगों ने 4 सीटें और कांग्रेस के पास उस टाइम पे 40 सीटें थी इंडियन नेशनल लोकदल ने 31 सीटें जीती थी और अन्य के पास 15 सीटें थी
इसके बाद 2014 का चुनाव आया। इस साल नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती, तब कांग्रेस ने सिर्फ 15 और आईएनएलडी के खाते में 19 सीटें आई, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आई। अच्छा, मतलब धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। एक सीट जीती और जेजेपी ने 10 सीटों पे कब्जा किया। जबकि इस बारी यानी कि 2024 में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती, कांग्रेस ने पिछली बार से थोड़ी सी बढ़ के 37 सीटें जीती, आईएनएलडी के खाते में 2 और बाकी जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उनकी 3 सीटें। 48। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी की ये जीत पहले की जीतों से बड़ी है, इसलिए हरियाणा में नायाब सिंह सैनी का डंका बज रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। देखो भाई, एक बात मैं बता देता हूं कि हरियाणा चुनाव में नायाब सिंह सैनी के चेहरे पे जनता ने मुहर लगा दी है, लेकिन जीत के असली हीरो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनावी नतीजे सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी की साख से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल का पूरा चुनावी अभियान मोदी मैजिक की एक्सपायरी डेट पे आधारित था। कि गाइस, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ 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 ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਇਜ਼, ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜੇ नहीं करनी फिर दोनों ਨੂੰ बराबर रख के चलो। मतलब साफ है, आम चुनाव के बाद टॉप गियर में दौड़ रही राहुल की सियासी गाड़ी के आगे हरियाणा चुनाव के नतीजे किसी स्पीड ब्रेकर से कम नहीं है। चुनावी प्रचार के दौरान राहुल ने बार बार यही दावा करा था कि हरियाणा में कांग्रेस का वनवास खत्म होने वाला है और बीजेपी का सफाया तय है, लेकिन चुनावी नतीजों ने राहुल की सीट के कैलकुलेशन की पूरी गणित को फेल कर दिया। राहुल को भरोसा था कि जवान, किसान, पहलवान और संविधान के मुद्दे पे जैसे परिणाम लोकसभा चुनाव में मिले, हरियाणा में उससे भी अच्छे मिलेंगे। मतलब एक बारी को देखो, मैं पर्सनली बोलता हूं मैं आपको, मैं भी ये सोच रहा था कि इस बारी कांग्रेस आएगी क्योंकि लहर उसी साइड की थी, हवा उसी साइड की थी। लेकिन हरियाणा के परिणाम बताते कि चुनाव में मोदी की गारंटी चल गई, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। विकास के दावे चल गए, अदानी अंबानी का मुद्दा नहीं चला। सबका साथ सबका विकास का मंत्र चल गया, मोहब्बत की दुकान का शिफुआ नहीं चला। अदानी अंबानी बीच में पर्ची चल गई, कांग्रेस की संविधान सियासत जाति गिनती नहीं चली। यहां तक कि बीजेपी का महिला, किसान, नौजवान भी चल गया, कांग्रेस की एमएसपी, अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं चले। इसलिए राहुल गांधी की उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हरियाणा वालों ने राहुल के मुद्दों को खारिज कर दिया और ये बता दिया कि हरियाणा वालों की पहली पसंद बीजेपी है। देखो जी, हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता है। 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले बहुत सीटों में इजाफा किया है। बागड़ साउथ और मेवात बेल्ट में कोई अंतर नहीं आया है। आपको इन 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन के बारे में बता देता हूं, अब तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके अंदर आता है जीटी रोड बेल्ट। दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड, अगल बगल में 6 जिले जीटी रोड बेल्ट में आते हैं। इसमें आता है भाई साहब पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला। इसमें हमारी टोटल 23 सीटें शामिल हैं। इन जिलों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी हैं। 2014 में इस बेल्ट से बीजेपी ने 21 और 2019 में 12 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीजेपी ने यहां से 14 सीटें जीती हैं। दूसरा हमारा आता है बांगर बेल्ट। पंजाब से लगे हुए हरियाणा के 2 जिले जींद और कैथल बांगर बेल्ट में आते हैं। इन दोनों जिलों में कुल 9 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 2 सीटें जीती थी, 2019 में 3 सीटें और इस बार इंक्रीज हो गया भाई बीजेपी का। यहाँ पे बीजेपी ने जीती इस बार 5 सीटें, यानी 2 सीटें बढ़ी। इस इलाके में भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊंचा है, यानी कि पानी बहुत ऊपर है जमीन में, जिसके चक्कर में यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है। तीसरी बेल्ट आती है देशवाल बेल्ट। इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। इस बेल्ट में 3 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत।
इस जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने यहां से 2014 में 4 सीटें, 2019 में सिर्फ 2 सीटें और इस बारी 2024 में विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें जीती हैं। अगली आती है हमारी बागड़ बेल्ट। राजस्थान और पंजाब से सटे इस इलाके में बागड़ी बोलने और पंजाबी वोटर्स हैं। इस बेल्ट में 5 जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। इनमें कुल 21 सीटें हैं। जाट वोटर डोमिनेंट एरिया है। 2014 में बीजेपी ने इस बेल्ट से 6, 2019 में 8 और इस बारी भी बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। अब लास्ट में आता है अहीरवाल बेल्ट। अहीर बाहुल्य इलाका जिसमें 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और हमारा गुड़गांव। इसमें यहाँ पे टोटल सीटें विधानसभा की 11 हैं। 2014 में बीजेपी ने यहाँ पे 11 सीटें जीती थी, 2019 में 8 सीटें जीती और इस बारी बीजेपी ने 10 सीटें जीती। इसके बाद आता है हमारा साउथ हरियाणा। नंबर्स ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब ज्यादातर पलवल और फरीदाबाद जिले इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे 9 सीटें सिर्फ गुर्जर वोट डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। यहाँ पे बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 3 सीटें, 2019 में 7 सीटें और पिछला नतीजा दोहराते हुए इस बार भी बीजेपी ने यहाँ से 7 सीटें जीती हैं। उसके बाद आता है हमारा मेवात। हरियाणा के मेव यानी कि यहाँ ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आता है नूह, मेवात, मतलब ये सारे इकट्ठे ही आते हैं, जिसमें टोटल 3 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिली। इस बार भी बीजेपी को यहाँ से सेम भाई कोई सीट नहीं मिली। हमारे जितने भी हैं वोटर उन्होंने बीजेपी को 1% भी नहीं जिताया। यहाँ पे 70% आबादी मुस्लिम लोगों की है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार जाटों के गढ़ में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन करा है। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पे चुनाव लड़ी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट के बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की है। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती। इनमें 7 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में आती हैं। इसके अलावा पंजाबी और जीटी रोड बेल्ट में एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोरी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से भी 7 नई सीटें जीत के इतिहास रच दिया। देखो भाई, भले ही चुनाव छोटे राज्य का है, लेकिन चुनाव से निकला सियासी संदेश बहुत बड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी के लिए राहुल गांधी ने खूब पसीना बहा दिया। भाई साहब, 1-2 नहीं पूरी 15 रैलियां करी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनावी प्रचार के दौरान हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 4 रैलियां करी। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर चुनावी प्रचार का स्ट्राइक रेट देखें तो नरेंद्र मोदी जी सुपरहिट साबित हुए, जबकि राहुल गांधी अपने चेहरे पे, अपने मुद्दों पे कांग्रेस की वापसी कराने में विफल रहे। पार्टी की लाइन के नतीजे नहीं आए, मतलब कि इस बारी कांग्रेस हमारी हरियाणा में हार गई, तो उन्होंने हार का ठीकरा पूरा ईवीएम पे फोड़ दिया। जी हां, हारने के बाद हार स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी है। वो अपनी कमियों पे चर्चा करने की बजाय ईवीएम पे चर्चा करते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हमारे पूरे देश में इतने सारे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस हार जाती है, वहां पे वो सीधा लेके आ जाते हैं भाई साहब ईवीएम हैक है, बीजेपी ने ये गड़बड़ करी है, वो गड़बड़ करी है। जहां पे बीजेपी हार जाती है, मुझे ये समझ नहीं आता कांग्रेस का मुंह तब क्यों बंद हो जाता है कि भाई यहाँ पे ईवीएम में ये दिक्कत नहीं है, वहां पे भी तो ईवीएम में दिक्कत हो सकती है अगर सोची जाए तो। खैर ठीक है, चलो सोच हो सकती है, ठीक गल है, बट आ चुके हैं कि बीजेपी जीत गई। बंदा बहुत बायस चल रहा है। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि बीजेपी कैसे जीती और कांग्रेस को हार का सामना कैसे करना पड़ा। देखो, पहला फैक्टर था टिकट का बंटवारा कि किन किन लोगों को टिकट दी जाए। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने 30 सीटों पे कैंडिडेट के टिकट बदल दिए। ट्रेंड्स के मुताबिक इनमें से 22 से ज्यादा कैंडिडेट जीते। ऐसे समझाता हूं मैं तुम्हें ढंग से। देखो, बीजेपी ने कुल 90 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करे, उसमें से 48 कैंडिडेट्स जीते, यानी कि 56% की जीत परसेंटेज। वहीं बीजेपी ने 30 सीटों पे टिकट बदले, जिनमें से उनको 22 जीते, मतलब 30 में से 22 जीते, तो 73% का सक्सेस रेट आ गया। यानी बीजेपी का जो टिकट बदलने का फॉर्मूला था वो काम कर गया और बीजेपी ने हरियाणा में जबरदस्त जीत हासिल करी। दूसरा मैं आपको फैक्टर बता देता हूं बीजेपी की जीत का, वो ये है कि चुनाव से पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज कर दिया। आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में हमारे खट्टर साहब की जगह नायाब सिंह सैनी जी को बीजेपी ने सीएम बना दिया। बीजेपी ने प्लान करा कि अगर नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाता है तो हरियाणा की करीब 44% आबादी बीजेपी की ओर आ जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपना आंतरिक सर्वे करवाया और सर्वे से मालूम चला कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर जी के खिलाफ
एक नेगेटिव लहर है। अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले खट्टर साहब को हटा के नायाब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया गया और फिर चुनाव प्रचार के दौरान भी उन पे नकेल कसी गई, इसलिए मनोहर जी हमारे ज्यादातर चुनाव के प्रचार में नदारद रहे। यहाँ तक कि जितने भी पोस्टर्स छपते थे पॉलिटिक्स रिलेटेड, उसमें खट्टर साहब का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में 4 रैली स्ट्रेटजी हो गई भाई, मतलब ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਐਮ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ राजनीति के ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਐਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ गल ते फिर बनी नहीं ना कोई। कहते हैं कि भाई अगर हम कंपेयर करें मनोहर जी को और नायाब सिंह सैनी जी को तो बहुत फर्क है, क्योंकि जो नायाब सिंह सैनी जी हैं ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं और लोगों के काम खट्टर साहब से पहले करा के देते थे। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ हरियाणा के चुनावों से जस्ट पहले। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा फैक्टर। देखो जी, हरियाणा में 36 बिरादरी हैं, इनमें से 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी है जाट। बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू करी। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जनरल कैटेगरी के लोगों की पार्टी है, इसलिए बीजेपी ने ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेके एकदम कॉन्फिडेंट थी कि भाई साहब ये तो हमारे वोट हैं, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए बीजेपी ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करी। ये फॉर्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब रहा। मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। देखो, हरियाणा में शेड्यूल कास्ट की आबादी है 20%, जिनके लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटें जीती। इस बार बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व 8 सीटों पे जीत दर्ज करी है। इतना ही नहीं, हरियाणा के ज्यादातर नंबर बढ़ रहे हैं ना, वही गल है। पहलवान और जवान के मुद्दों पे अपना मत अलग रखा। उनका मानना था कि ये मुद्दे केवल जाटों के हैं और इसलिए उन्होंने बीजेपी के पक्ष में खुल के वोट करा। अब मैं आपको हरियाणा में बीजेपी की जीत की चौथी वजह बताता हूँ। ये वजह है दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का कमजोर होना। इससे बीजेपी को फायदा हुआ। आप पूछोगे कैसे, तो भाई तुम्हारा भाई समझाता। देखो, 2019 के चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 10 सीटें बहुत होती हैं भाई। इसमें से 5 बागड़, 4 बांगर और 1 जीटी रोड बेल्ट की सीट थी। लेकिन इस बार 2024 में जेजेपी का भाई साहब सफाया हो गया, एक भी सीट नहीं आके दी जेजेपी के पास। मतलब वो वाली वोट सारी बीजेपी नु आ गई ना। और कांग्रेस ने जीत दर्ज करी। उसमें से बीजेपी ने 4 सीटें जीती, इसमें बांगर 4 और बागड़ बेल्ट की 2-2 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस ने भाई साहब इसमें से 6 सीटें जीती। इनमें बागड़ बेल्ट की 3, बांगर बेल्ट की 2 और जीटी रोड बेल्ट की 1 सीट शामिल है। दरअसल 2019 में जो चुनाव हुआ था, बीजेपी और जेजेपी ने अलायंस करके सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन मार्च 2024 में जेजेपी ने अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला करा। 2019 में जेजेपी के साथ हुए अलायंस का फायदा 2024 में बीजेपी को हुआ और जेजेपी के हिस्से क्या आया? 0। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि जेजेपी और आईएनएलडी की पॉलिटिक्स को गैर जाटों ने नकार दिया। साथ ही 2019 में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके बाद में अलायंस कर सरकार बना ली थी। इससे जेजेपी का कोर वोटर पार्टी से नाराज हुआ। ऐसे में जेजेपी की सीटों पे बीजेपी सपोर्ट मिला और बीजेपी ने हरियाणा में जीत दर्ज करी। हरियाणा में बीजेपी की जीत का 5वां फैक्टर मैं आपको बताता हूं। देखो, बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां करी हैं। इसमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री खुद आके करी उन्होंने, 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह जी ने करी। मोदी जी वाली रैलियों ने करीब 20 सीटों को कवर कर लिया, जिसमें से करीब 10 सीटों यार देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ 15 ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 4 ਰੈਲੀ ਤੇ 10 ਰੈਲੀ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, 2 ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 14 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ 15 ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਵਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਭਈਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਐਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि इतिहास रच दिया, ये रच दिया, वो ये सब बेकार की बातें हैं भाई। ऐसा कोई मेरे ख्याल ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ मतलब बनता नहीं है ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति कदे भी पलट सकती है, सारा ਨੂੰ पता है। दर्ज करी। इसके अलावा यूपी के हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी और एक चीज ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, रीड आउट कर रहा है। बहुत ध्यान ਨਾਲ देखो तो शायद पता लगे। सभाएं करी उन्होंने हरियाणा में, साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ 70 सभाएं करी, इनमें से 4 रैली और 2 रोड शो विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी ने करी, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं और राहुल जी के साथ 1 रोड शो करा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां करी। इस चुनाव में कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी और बीजेपी ने हरियाणा में शानदार जीत दर्ज करी। बीजेपी की जीत के छठे फैक्टर की और बात करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का एकजुट ना होना, आपस में ही लड़ते रहना, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में जीत को लेकर आश्वस्त थी और बीजेपी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि इस बारी भाई साहब राह आसान नहीं रहने वाला। उसने बहुत ही करीबी से कांग्रेस के भीतर के अंदरूनी झगड़े का फायदा उठाया। बीजेपी ने कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनाम कुमारी शैलजा की लड़ाई को खूब हवा दी। टिकट वितरण में हुड्डा खेमे में ही चली गई और ज्यादातर उम्मीदवार वही बने जिन पर पूर्व सीएम का हाथ था। शैलजा इससे असहज भी हुई और उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। इतना जरूर है कि राहुल गांधी जी ने एक रैली में दोनों को हाथ मिलवाया और संदेश देने की खूब कोशिश करी कि भाई साहब सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, दोनों दोस्त हैं, मगर सब कुछ ठीक नहीं था। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस के भीतर सीएम उम्मीदवारों की भी लाइन लग रखी थी, क्योंकि कांग्रेस मान के बैठी थी कि भाई साहब इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी, और इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कह रहे थे कि ना वो टायर्ड है और ना रिटायर्ड है। एक तरीके से वो अपने आप को सीएम उम्मीदवार बता रहे थे। दूसरी नंबर पे थी कुमारी शैलजा, जो दलित चेहरा थी, महिला भी थी और मानकर चल रही थी कि इस बार उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बार बार कह रहे थे कि हरियाणा के विकास का विजन उनके पास है और वो भी सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो चाहता था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। तो कुल मिला के आपसी लड़ाई ने कांग्रेस की लुटिया डुबा दी। देखो जी, कुछ साल पहले तक एंटी इनकम्बेंसी को चुनाव में एक नियम की तरह माना जाता था, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद इसमें बदलाव देखने को मिला। सत्ता विरोधी लहर सत्ता के पक्ष में जाती दिख रही है। 2014 के बाद चुनाव में एक ऐसा शब्द इन्वेंट हुआ जो पहले हमें सिर्फ क्रिकेट में सुनाई पड़ता था। जी हाँ, उसका नाम है हैट्रिक। केंद्र में तो कोई सोचता ही नहीं था, बल्कि जिन राज्यों में सुनाई पड़ता था उसमें एक अलग ही मिसाल दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने कई राज्यों में करके दिखाया है। हरियाणा के जब नतीजे आए तो इसने सभी को चौंका दिया। हरियाणा में एक ऐसी जीत की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन बीजेपी यहाँ हैट्रिक लगा के इतिहास रच दिया। इसके साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। हरियाणा में आए नतीजों के बाद बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि 2014 के बाद वह कांग्रेस के मुकाबले राज्यों में अपनी सत्ता बचाने में ज्यादा सफल रही है। पिछले साल के आखिरी में आपने बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटी, तो वहीं असम और यूपी में भी सेम देखने को मिला। बिहार में भी नीतीश कुमार जी के साथ वापसी हो चुकी है। इन सब के बीच गुजरात को भी नहीं भूला जा सकता, जहां पे पार्टी 1995 से सत्ता में है। कर्नाटक, हिमाचल जैसे कुछ राज्य जरूर बीजेपी के हाथ से छूट गए, लेकिन इसके बहुत सारे बीजेपी पंजाब भी छुट्टिया, उथे ईस्ट वाल भी बहुत सारी स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਿਆ। अगर ਤੁਸੀਂ साउथ वाल जाओ ਉੱਥੇ भी ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ खाली कर्नाटका ਦੀ ਗੱਲ नहीं है। प्रो इनकम्बेंसी में बदल रही है। वही कांग्रेस महज 5 साल की सत्ता के बाद ही अपने राज्य को खो रही है। ये सेम चीज आपको देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। इतना ही नहीं, कांग्रेस बीते 14 सालों में एक भी राज्य में सरकार बचाने में सफल नहीं रही। बीजेपी देखो ऐसे बहुत सारे राज्यों में कर चुकी है। राजनीति हो या खेल, जो जीतता है उसी का सिक्का चलता है। ऐसा नहीं है कि हार के बाद लीडरशिप पे सवाल नहीं उठते। अभी हाल में लोकसभा में सीटों का कम होना और उपचुनाव में हारने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि भाई साहब कहीं मोदी जी का जादू कम तो नहीं होने लगा है। लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद फिर डंके की चोट पे कहा जाएगा कि मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है, ना केंद्र में और ना ही राज्यों में। एक और बीजेपी ऐसा कर रही है तो भाई यार इदा कुछ भी नहीं है यार, मतलब ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ। बहुत लोग हैं जिन्हां दा दूजा ओपिनियन है। मुकाबले कांग्रेस पीछे क्यों रह जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में थी, उसे वहां से भी सत्ता गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में यह माना जा रहा था कि यहाँ पे तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटेगी, लेकिन भूपेश बघेल भी चुनाव हार जाते हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी। हरियाणा में इस बार भी सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि इस बार ही तो कांग्रेस पक्का जीतेगी भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में बड़े कदम उठाने से हिचकिचाती है। वहीं बीजेपी अपने सीएम चेहरे को बदलने में भी देर नहीं करती, जबकि कांग्रेस राज्य में मजबूत नेता के दबाव में आ जाती है
और सही निर्णय नहीं ले पाती। तो कुल मिला के बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के चुनाव खत्म हो चुके हैं विधानसभा के, और इसमें बीजेपी जीती है, और जो जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने रखी वो मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूं। होप करता हूं आप ये वीडियो अपने दिमाग से कान खोल के सुनेंगे और आप लोगों को समझ आएगा कि मैं इसमें क्या चीज समझा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से भाई साहब नफरत नहीं करता कि मैं कांग्रेस से नफरत करता हूँ। वो दिख रहे हैं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा देश है। के डेवलपमेंट चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। तो वीडियो को करते हैं कोई गल नहीं यार, और सारा वीडियो अपनी को सोच जितना हुंदी है, बट शेयर करना, झूठ ना बोलो भी इन्ने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके। बीजेपी भाई ने बताई ना ऐसे जीती। और ऑल्सो एक यूट्यूबर है एल्विश यादव करके, उसने एक बहुत बढ़िया वीडियो निकाली थी हरियाणा चुनाव से पहले, तो मे बी वो भी काम कर गई हो थोड़ी बहुत, तो 1-2 सीट तो हमने भी जिताई होगी। ठीक है जी, लाइक कमेंट। हाँ दे अपने मुंह तो हुन कह रहे हैं कि मैं भी 1-2 सीट जिताई है, फिर कह रहा मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मतलब यार कितना बंदा अजीब है ना। वैसे चलो यार बंदा ना मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि देखो हर एक दी अपनी अपनी सोच होंगी है। ठीक है उन्हें जो भी किया, बट वीडियो बना के इस तरह मतलब कि दूजे नू डीफेम करना वो बहुत गलत चीज़ है। ओके गाइस, ते अज आपां रिएक्ट कीता एल्विश यादव दी नवी वीडियो ते। बहुत ही लंबी वीडियो जरूर सीगी, चलो उन्हें अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन कीते कि किद्दां किद्दां बीजेपी ने जित हासिल की, जो कि कांग्रेस का कहना सीगा कि ईवीएम नू हैक करके जितया गया। चलो आपां मानते हैं, कुछ नहीं होया होएगा, ठीक है। दूजी पार्टियां का काम हुंदा है दूजी अपोजिशन नू अपोज करना, उत्ते सवाल करने, ठीक है, वो चीज़ चलती रहेगी हमेशा। बट इदा ना करो कि किसी पार्टी नू इन्ना ज़्यादा डिफेम करो। मतलब कि यार चंगी चीज़ नू हमेशा तुसी सपोर्ट करो, चाहे वो कोई पार्टी होए चाहे जो मर्जी होए। हाँ मतलब अगर बीजेपी कोई चंगा काम कर रही है, ठीक है, बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।